हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर दृष्टि आईएएस का पांचवा प्रैक्टिस सेट करेंगे। हम लोग बीपीएससी टीचर का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। बीपीएससी बीपीएससी टीचर का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। दृष्टि विजन प्रकाशन का जो क्लास हमारा होगा दोस्तों 1 to लेकर 5 से लेकर हो रहा है। और इसमें टोटल हम लोग 20 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ये आज हमारा पांचवा प्रैक्टिस सेट होगा। तो चलिए आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और पूरा अपना 120 प्रश्न इसमें रहेंगे। 120 प्रश्न, ठीक है, कर लीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है आपका, क्या है दोस्तों, रुकिएगा 1 मिनट आप लोग। देखिए, चलिए अब बताते हैं हम आप लोगों को इनमें से कौन सी संक्रामक बीमारी है। इनमें से कौन सी संक्रामक बीमारी है, तो फ्लू जो है इसमें संक्रामक बीमारी है दोस्तों, फ्लू। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि पानी में उपस्थित जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, क्लोरीन का। अगला प्रश्न है, चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था। चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न देखिए, कथन दे दिया। चूंकि बोल रहा है कथन में देखते हैं, नाइलॉन कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। ठीक है, बहुत प्रचलित हुआ। कारण दिया है, नाइलन रेशा प्रबल, प्रत्यास्था और हल्का था। यह चमकीला और धुलने में संगम है। तो देखिए इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं। ठीक ना, ए और आर दोनों सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भोजन के बड़े बड़े पोषण तत्वों को साधारण तत्वों में कौन सा तंत्र बदलता है। कौन सा तंत्र बदलता है, तो ये तंत्र बदलता है आपका पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र बदलता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ है रोग, दूसरी तरफ है रोग कारक सूक्ष्म जीव। ठीक ना, तो आपको इसमें मिलान करना है। ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, आप इसमें से आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए तो क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम बता देते हैं। देखिए, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा किसके वजह से होता है, विषाणु के वजह से। ठीक है, अतिसार प्रोटोजोआ के वजह से होता है और टाइफाइड जीवाणु के वजह से होता है। तो इस तरह एक राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, क्या है, शरीर के लिए आवश्यक 5 पोषक तत्व कौन है। 5 पोषक तत्व कौन है, तो इसमें हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज नवल। एक ही आपका 1 नंबर में राइट आंसर दे दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसमें भी कथन दिया है। एक में कथन दिया है, मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करता है। दूसरे में है, मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व पौधों की शुरुआत वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, चूँकि देखिए कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, गिलहरी और चूहे क्या कहलाते हैं। गिलहरी और चूहे क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं कृंतक। क्या कहलाते हैं, कृंतक। अगला प्रश्न, हमारी आँखों के किस भाग पर वस्तु प्रतिबिंब बनाता है। किस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है, तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। किस पर, रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। अगला प्रश्न देखिए, शॉर्ट सर्किट अथवा बिजली से लगी आग को बुझाया जा सकता है। बुझाया जा सकता है, क्या राइट आंसर होगा, तो बालू तथा मिट्टी के द्वारा ये बुझाया जा सकता है। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि अगर किसी व्यक्ति का हाथ जंग लगे लोहे के टुकड़े से कट गया तो उसे क्या करना चाहिए। तो उसे करना चाहिए टिटनेस की सुई लेनी चाहिए। जाहिर सी बात है दोस्तों, टिटनेस का सुई नहीं लेंगे तो बहुत बड़ा घातक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, तो आलू एक रूपांतरित तना है, यह सही है। आलू एक रूपांतरित तना है, सही बात है। अगला प्रश्न देखिए, बरसात में लगाई जाने वाली फसल क्या कहलाती है। क्या कहलाती है, तो खरीफ फसल कहलाती है बरसात में। संचार का सबसे तेज संचार का सबसे तेज माध्यम कौन है। संचार का सबसे तेज माध्यम कौन है, तो इंटरनेट है दोस्तों। आज इंटरनेट के द्वारा सेकेंडों में आप कोई मैसेज विदेशों में भेज सकते हैं। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। ठीक ना। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा था, वंदे मातरम। वंदे मातरम
ये आनंद मठ से लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, हिमालय पर्वतारोहण संस्था किस वर्ष स्थापित किया गया? तो स्थापित किया गया 1954 में। हिमालय पर्वतारोहण संस्था 1954 में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। और भारत के किस राज्य से संबंधित है? और किस राज्य से संबंधित है? तो वह है उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? उत्तराखंड से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, कथन दे दिया है ज़्यादातर पक्षियों की आंखें स्थिर होती है और उनके पुतले घूम घूम नहीं सकती। कारण दिया है ज़्यादातर पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। अब आपको बताना है इसमें से क्या राइट आंसर होगा। नीचे तक ऑप्शन है, देख लीजिए। ठीक ना, बताइए। तो देखिए ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। राइट आंसर 2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें भी कथन वाला दे दिया। चलिए कोट देखते हैं। पाठ पढ़ने से पहले बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाना चाहिए। उसके बाद है, बच्चों को यदि पाठ पढ़ने से पहले चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाए तो उनमें चित्र अवलोकन का कौशल विकसित हो सकता है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? चूंकि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है। जो कि ऊपर और दोनों सही है, दोनों एक दूसरे का सही व्याख्या करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है? तो देखिए इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ये सब ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है इसमें क्या है दोस्तों कि नीचे लिखित चीज़ों में कौन सी बायोडिग्रेडेबल है? बायोडिग्रेडेबल है। तो देखिए इसमें 12 लकर ये बायोडिग्रेडेबल है। भुना हुआ चिकन ये भी बायोडिग्रेडेबल है। और सेब 1, 4, 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कथन वाला आ गया फिर से। इसे 3 या 4 प्रश्न रहेंगे आपके। ओके, पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। कारण है, जब नाइट्रोजन उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में जड़ से तंत्र द्वारा करते हैं। क्या राइट आंसर होगा? क्या होगा राइट आंसर? देखिए राइट आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के अंतर्गत 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से संबंधित है। कौन सी संबंधित है? तो एंटी डिफेक्शन अधिनियम है। एंटी डिफेक्शन अधिनियम है। ठीक है, एंटी डिफेक्शन अधिनियम। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है किस स्रोत का पानी पीने योग्य होता है? किस स्रोत का पानी पीने योग्य होता है? हैंड पंप का। जाहिर सी बात है, और बिहार में हैंड पंप बहुत फेमस है, इसी का ज़्यादातर 90% लोग पानी पीते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 14 जो है समानता का अधिकार प्रदान करता है। उसके बाद है सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? सबसे बड़ा महादेश कौन सा है दोस्तों? तो इसमें हो जाएगा एशिया महादेश जो है सबसे बड़ा है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक ना, कथन वाले आपको ही करना पड़ेगा। चलिए आगे देखिए। आगे है आपका, छोटा कर देते हैं। चलिए 70 नंबर देखना है आपको कि क्या राइट आंसर होगा। देखिए मृदा परिकरण मिलान करना है। ठीक ना, क्या करना है? मिलान। तो कैसे मिलान करेंगे आप लोग? देखिए एक तरफ दिया है बलुई। बलुई किसको बोलेंगे? तो बलुई से हो जाएगा आपका अधिक मात्रा में बड़े कण, जाहिर सी बात है। ठीक ना, उसके बाद है मृण्मय। तो मृण्मय हो जाएगा अधिक मात्रा में छोटे कण। और उसके बाद दुमटी, तो बड़े और छोटे कणों का लगभग बराबर मात्रा होता है। 3 राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के किस भाग को इनकी आत्मा माना जाता है? किस भाग की आत्मा माना जाता है? तो राइट आंसर प्रस्तावना को माना जाता है। ठीक ना, प्रस्तावना को, सॉरी माफ़ कीजिएगा। ठीक ना, भारतीय संविधान के प्रस्तावना का उद्देश्य संकल्प पर आधारित है जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार और स्थानांतरित किया गया था। ठीक ना, याद रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अल्प मात्रा में जल को कीटाणु रहित करता है? कीटाणु रहित करता है तो ये करता है क्लोरीन दोस्तों। क्लोरीन गैस जल के कीटाणुओं को नष्ट करता है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित पदार्थ कौन सा विद्युत का चालक है? तो तांबा जो है दोस्तों विद्युत का चालक है। लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ग्रेफाइट, ये सब विद्युत के सुचालक है। इनमें चांदी विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि इनमें कौन लंबाई मापन का साधन नहीं है? कौन लंबाई मापन का साधन नहीं है? तो दोस्तों पानी जो है ये लंबाई मापन का साधन नहीं है। लंबाई को मापने के साधन हाथ, रस्सी और मीटर स्केल की जरूरत होती है। मूली क्या है? तो मूली एक जड़ है दोस्तों। क्या है? मूली एक रूपांतरित जड़ है। गाजर, सलजम, मूली, चुकंदर, शकरकंद एक खाए जाने वाला भाग है जो जड़ में पाया जाता है, जड़ रूट जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न, अगर आपके कपड़ों में आग पकड़ ले तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? तो देखिए चारों तरफ दौड़ भागना यही आपका सही नहीं है। बाकी आप जहाँ हैं वहीं रुक जाए, फर्श पर लेट जाएं, ये सब सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कूट दे दिया है तो कूट आप, चलिए कूट बता देते हैं इसमें। कूट है कथन लेह में घरों का निर्माण से संबंधित है, ठीक ना। यह पत्थर से बनाए जाते हैं। इन घरों का भूतल ज़्यादातर जानवरों को रखने के काम आते हैं। भूतल पर वायु संचालन के लिए खिड़कियां का निर्माण किया जाता है। अब बताइए इसमें से क्या राइट आंसर होगा? देखिए ये पत्थरों से, यह पत्थर से बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। और इन घरों को भूतल ज़्यादातर जानवरों को रखने का काम आता है। ए और बी दोनों सही है, ठीक है। आपके ए और बी दोनों सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सासाराम किस जिला का मुख्यालय है? सासाराम किस जिला का मुख्यालय है? तो रोहतास का है दोस्तों। रोहतास बिहार के रोहतास जिले में पड़ता है। सासाराम रोहतास का जिला मुख्यालय है। और सासाराम में अफगान शासक शेरशाह सूरी का भी मकबरा है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि महाकाव्य भारत का मूल नाम क्या था? महाकाव्य भारत का मूल नाम क्या था? तो जय संहिता था दोस्तों। ओके, जैन संहिता था। समय बीतने के साथ इसे भारत संहिता और फिर महाभारत के रूप में जाने लगा। और यह विश्व का सबसे दीर्घ महाकाव्य है जिसमें 1 लाख श्लोक हैं। कितने? 1 लाख। चलिए अगला प्रश्न, और ओरिगेमी क्या है? ओरिगेमी क्या है? देखिए ओरिगेमी पेपर फोल्ड करने की जापानी कला है। और इस कला में कलाकृति बनाने के लिए एक विशेष प्रकार का पेपर का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। तो समझ गए क्या राइट आंसर होगा? कागज मोड़ने की कला है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है दोस्तों? कौन है? तो देखिए विश्व इतिहास की झलक 1934 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह प्रकाशित किया गया था, ठीक ना। तो राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है आपका कि दिया है थाईपुसम त्यौहार निम्नलिखित में से किस धर्म में मनाया जाता है? किस धर्म में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हिंदू धर्म में। थाईपुसम समझ लीजिए। थाईपुसम ये तमिल समुदाय का एक पर्व है दोस्तों, ठीक ना, जिसमें भगवान मुरुगन से संबंधित है। ये कार्तिक के की पूजा की जाती है इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका था? भारत के राष्ट्रपति के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका था दोस्तों? तो ये था राजेंद्र प्रसाद का, ठीक ना। 1952 से लेकर 57, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 2 बार ये निर्वाचित हुए थे इसलिए। ईवीएम किसे कहते हैं? ईवीएम किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं। ईवीएम को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि पौधे के विकास या वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन है? कौन है दोस्तों? तो ये दोमट मिट्टी है। कौन सी है? दोमट मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है मृतिका मिट्टी डैश होती है? मृतिका की मिट्टी डैश होती है। कैसी होती है? तो ये होती है दोस्तों कम सुअतित, कम सुअतित होती है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका
एक मांसाहारी जंतु जिसके शरीर पर धरिया होती है अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेजी से भागता है, उसके पाए जाने की संभावनाएं क्या होगी, क्या हो सकता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में ये ज़्यादातर पाया जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक ना, सरदार वल्लभ पटेल थे। अब तक भारत में कुल 7 उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं, नाम याद रखिएगा। पहले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरे मुरारजी देसाई, तीसरे चौधरी चरण सिंह, उसके बाद जगजीवन राम, यशवंत राव चौहान, चौधरी देवीलाल, लाल कृष्ण आडवाणी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है सौर परिवार में ग्रहों की संख्या कितनी है? सौर परिवार में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो यह है 8। ठीक ना, पहले 9 था, 8 है। ये कौन कौन है दोस्तों? तो बुध हैं, कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, ठीक ना, पृथ्वी और मंगल, बृहस्पति हो जाएंगे, शनि, वरुण, अरुण और वरुण, याद रखिएगा। भारत गणतंत्र हुआ कब? 26 नवंबर कब? 1950 को। ठीक ना, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 26 नवंबर 1949 को यह अंगीकृत हुआ था। अब बोल रहा है कि गणतंत्र कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो तंत्रिका कोशिकाएं हैं मानव शरीर में। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि मुख्तारपुर गांव में रहने वाले के घर में रंग बिरंगे धागों का ढेर लगा रहता है। उसका गांव पोचमपल्ली कस्बे के पास है। यह ज़्यादातर परिवार बुनकर है, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। यह पोचमपल्ली बुनाई भारत के किस राज्य में संबंधित है? बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए ऑप्शन दिखा देते हैं। तेलंगाना में पाया जाता है। कहाँ? तेलंगाना में। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है चीन और भारत के बाद तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश कौन है? चीन और भारत के बाद तीसरा सबसे आबादी वाला, भारत हाल ही फिलहाल में भारत 1 नंबर पर, चीन दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर बताना है आपको। तो संयुक्त राज्य अमेरिका है 3 नंबर पर। ठीक है, 1 नंबर पर भारत, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सी गैस जलने में सहायता करती है? कौन सी गैस जलने में सहायता करती है? तो ऑक्सीजन जलने में सहायता करती है। वेरी सिंपल। चलिए अब अगला प्रश्न बताइए कि अचार को लंबी अवधि तक रखना हो तो उसमें क्या डालकर रखना पड़ेगा? क्या डालकर? तो पानी का अंश निकाल देना चाहिए। ठीक ना, पानी का अंश निकाल दीजिए और तेल डाल दीजिए। चलिए अगला प्रश्न। बिहार और उड़ीसा का विभाजन किस वर्ष हुआ? बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था 1936 में। ठीक ना, 1 अप्रैल 1936 को हुआ था, याद रखिए। बिहार का दूसरा विभाजन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो झारखंड से हुआ था। किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत का चावल का कटोरा ये आंध्र प्रदेश को ही कहा जाता है। कृष्णा और गोदावरी नदियों का मुख्य भाग भी है। चलिए अगला प्रश्न है। दिमागी बुखार बच्चों पर होता है, वह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है एन्सेफेलाइटिस कहलाता है। दिमागी बुखार ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है और इसे एन्सेफेलाइटिस कहते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना में सेना के कर्नल के बराबर कौन सा रैंक है? कौन सा रैंक होता है? तो इसे हम कैप्टन बोलते हैं, कप्तान बोलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फसल नाइट्रोजन नियतन में सहायक होती है? नाइट्रोजन नियत में सहायक होती है तो मटर जो है दोस्तों ये क्या होती है? सहायक होती है। अगला प्रश्न है आपका कि दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने के लिए प्रक्रिया को पौष्टिकरण कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? क्योंकि इस प्रक्रिया में खोज लुई पास्चर ने किया था, इसलिए। खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला है कि प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को कौन सी लिंक नहर जोड़ती है? तो ये दोस्तों पनामा नहर जोड़ती है। कौन सी जोड़ती है? पनामा नहर जोड़ती है। अगला प्रश्न है भारत में सहायक गठबंधन नीति किसने पेश की? किसने पेश की? तो ये लॉर्ड वेलेजली ने सहायक गठबंधन की नीति पेश की, वेलेजली सहायक नीति। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। महात्मा गांधी ने किस वर्ष दांडी मार्च आयोजित किया था? तो 1930 में किया था। दांडी मार्च बोल रहा है दोस्तों, ओके, इसलिए 1930 हो जाएगा। ठीक ना। नमक मार्च, जिसे नमक सत्याग्रह का दांडी मार्च भी कहा जाता है,
और मार्च से अप्रैल में 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में एक ये प्रमुख अहिंसक विरोधी कार्रवाई था और यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के बड़े अभियान में पहला कार्य था जिसे गांधी ने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ छेड़ा था। चलिए आगे देखिए, बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? तो पावापुरी में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? पावापुरी में स्थित है। बिहार में पावापुरी जल मंदिर है और जैन धर्म का पवित्र यह तीर्थ स्थल है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उसके बाद दिया है आपका शीर्ष मुद्रा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह कई जीवों जैसे कृमियों और कृंतकों जैसे रोडेंट्स को आवास प्रदान करता है, यही आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश रेखा भारत से होकर गुजरती है? कौन सा होकर गुजरती है दोस्तों? तो ये गुजरती है कर्क रेखा। ठीक ना, क्या गुजरती है? कर्क रेखा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमीड है, गैनीमीड है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है द्वीपों की लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति कैसे हुई? द्वीपों की लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति कैसे हुई? तो इसे कहते हैं हम लोग मूंगा मूल। क्या बोलते हैं? मूंगा मूल। अगला प्रश्न है ब्रिटिश राज में भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ब्रिटिश राज में भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक ना, क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए आगे देखते हैं, कल्पना करें कि आप एक पर्वतारोहण यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं और आपको यात्रा में ज़मीन पर बिछाने के लिए टेंट के लिए उपयुक्त पदार्थ कपड़ा का चुनाव करना है। आप निम्न में से किस सामग्री का चुनाव अपने टेंट के लिए करेंगे? कौन सा करेंगे आप दोस्तों? ऑप्शन देख लीजिए, नीचे भी है। तो 2 तरह वाली प्लास्टिक सीट कीजिएगा, वो आपको बहुत बेनिफिट देगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे है क्या है दोस्तों? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। ठीक ना, बहुत चमकीला तारा है यह। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला जीवमंडल रिजर्व कौन सा है? भारत का पहला जीवमंडल रिजर्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका नीलगिरी जीवमंडल रिजर्व। नीलगिरी जीवमंडल रिजर्व हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि उस भारतीय परमाणु भौतिक शास्त्र को पहचानिए जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संस्थापक निर्देशक और भौतिक शास्त्र के प्रधानाध्यापक थे। ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए क्या राइट आंसर होगा। चूँकि ये होमी जहांगीर भाभा थे। ठीक ना, होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा ने 1945 में परमाणु विज्ञान अनुसंधान करने के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की इन्होंने ही स्थापना की थी। चलिए अब लास्ट प्रश्न जीके जीएस का कथन जो है, मेरी एक बहन है, मेरी बहन सुन नहीं सकती, मेरी बहन पियानो बजा सकती है, मेरी बहन डैश है। क्या है? तो मेरी बहन अनूठी है। ठीक ना, क्या है? मेरी बहन अनूठी है, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मैथ आप लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है, और सभी लोग जुड़िए, सेशन को शेयर कीजिए, सभी दोस्तों को शुभ संध्या। ठीक है, देखिए आप जितना मैथ का प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप में निखार आएगा। आप नहीं करेंगे फिर आप में दिक्कत होगा। इसलिए हम सोच रहे हैं देखिए कि आप लोग मैथ पर विशेष रूप से फोकस करें, क्योंकि मैथ में आपको 35 क्वेश्चन लगभग पूछे जाएंगे। कितने? 35 क्वेश्चन। तो मैथ अगर आपका क्लियर है तो बहुत ही आप समझ लीजिए कि आप सिलेक्शन ले सकते हैं और कोई सेटिंग गेटिंग नहीं होने वाला है। भूल जाइए कि आप सोच रहे हैं कि घूसा किसी के बल पर किसी का पैरवी से आप नौकरी ले लेंगे, तो आप एक गलती कर रहे हैं कि आयोग साफ सुथरा है, गर्दा उड़ने वाला है। इस बार जो लोग पढ़ेंगे उसी का सिलेक्शन होगा। ठीक है, गलत फहमी में डूब गए हैं आप। जो मैंने भी पता किया था कि शायद ऐसा हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब जो भी होगा सिलेक्शन मेरिट से होगा, इसलिए मेरिट वालों का ही भलाई है, पढ़ने वालों का ही भलाई है। जो नहीं पढ़ेंगे उनका कोई भलाई नहीं है। चलिए प्रश्न देखते हैं, पति पत्नी एवं उसके बच्चे की औसत आयु 3 साल पहले 27 साल थी तथा पत्नी एवं बच्चे की औसत आयु 20 साल थी। पति की वर्तमान आयु क्या होगी? ठीक ना, लिखिएगा 3 साल पहले पिता की उम्र क्या हो जाएगा? 27 गुने
3। ठीक, निकाल लीजिए कितना हो रहा है, 27 तियाँ कितना हो जाएगा 81। फिर लिखिएगा कि 2 साल पहले पिता की उम्र तो क्या हो जाएगा 20 गुने 2 यानी 40। इसमें से घटा लीजिए क्या हो जाएगा 1 4 कितना आ रहा है 41 साल। ठीक, 41 साल। तो पिता के वर्तमान आयु क्या बोल रहा है, पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, पति पत्नी उसके बच्चे को 3 साल पहले। ठीक, तो भाई 3 साल पहले जब हम बाद में करेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, 3 को जोड़ेंगे तो 41 + 3 हो जाएगा, बाद में निकालेंगे तो बाद का मतलब प्लस होता है, तो 41 + 3 यानी 44 साल वर्तमान आयु पति का क्या हो जाएगा। चलिए 44 राइट आंसर होगा। जिन दोस्तों ने 44 कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। एक आयताकार मैदान की एक भुजा की माप 4 मीटर है तथा उसके विकर्ण की लंबाई 5 मीटर है। अब मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा इसमें देखिए, चूँकि जब भी इस तरह का सवाल पूछेगा आप ऐसे एगो आयत आयत बना लीजिए। ठीक, ये विकर्ण हो गया आपका, ये हो गया 5 मीटर प्रश्न के अनुसार। ठीक ना, 5 मीटर हो गया और ये 4 मीटर हो गया इसका चौड़ाई। ठीक है, तब अब आयत की दूसरी भुजा कैसे निकालेंगे। अब आयत की दूसरी भुजा होता है √अंडर विकर्ण का स्क्वायर। तो विकर्ण 5 है तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, फिर फॉर्मूले के अनुसार माइनस भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितना है 4। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। अब 25 में से 16 गया क्या हो जाएगा 9। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, 3 मीटर आ गया। ये क्या हो गया 3 मीटर। आयत की दूसरी भुजा 3 मीटर। ठीक ना, 3 मीटर आ गया। तो चूंकि पूछ रहा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है एल भी लंबाई गुना चौड़ाई, तो 4 गुने 3 यानी 12 वर्ग मीटर। तो राइट आंसर 1 हो गया। कितना सिंपल है। चलिए आगे देखिए, आगे है आपका प्रश्न दोस्तों, 2 लगातार पूर्ण संख्याओं का योग 53 है, छोटी संख्या क्या होगी। तो इस तरह का जब भी सवाल पूछेगा दोस्तों आपको क्या करना है, माना कि पहली पूर्ण संख्या x, माना कि पहली पूर्ण संख्या x, तो दूसरी पूर्ण संख्या क्या होगा। चूँकि 2 लगातार पूछ रहा है तो दूसरी x+1। ठीक ना, तीसरी पूछता तो x+1 फिर x+1 लिखते। ठीक ना, अब प्रश्न से चलिए, प्रश्न में क्या दिया है तो यहाँ लिख दीजिएगा कि हम प्रश्न से, तो प्रश्न से आप चलेंगे दोस्तों तो लिखिए अब x प्लस दूसरी लगातार है तो x+1 इतना आया था हमारा, किसके योग के बराबर है तो 53। ठीक है, प्रश्न में 53 दिया है तो 2x + 1 बराबर 53। ठीक, तो 2x है, उधर एक जाएगा तो घट जाएगा, तो यानी 2x बराबर हम 52 लिख सकते हैं क्या। तो x का मान क्या आ जाएगा 26, x का मान 26 आ गया। तो आंसर में देखिए 26 दिया हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर हो गया। कितना आसान है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि 2 पूर्णांक का योग -25 है, यदि एक पूर्णांक 30 है तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा। ऐसा जब भी सवाल पूछेगा तो क्या करेंगे, घटाना पड़ता है। दूसरा पूर्णांक दिया होगा 2 पूर्णांकों का योग, तो एगो दिया है आपका -25, एगो को दिया है 30, तो इसमें से घटा लेंगे तो हमारा निकल जाएगा एगो का। ठीक है, तो घटाइए कितना हो रहा है तो -55 आ जाएगा। क्या आ गया -55। तो देखिए ऑप्शन में दे दिया है -55, यही आपका राइट आंसर होगा। कितना आसान है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, एक व्यक्ति एक काम का 5/8 भाग 10वां दिन में करता है, इस पद पर वह कितने दिनों में काम पूरा करेगा। कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए चूँकि संपन्न कार्य पूछ रहा है इसलिए क्या हो जाएगा 5/8 प्रश्न के अकॉर्डिंग। अब शेष काम पूछेगा तो शेष काम जब भी पूछता है हम एक में से घटाते हैं, तो क्या करेंगे 1 माइनस 5/8। ठीक ना, तो घटाइए तो क्या आ जाएगा 3/8 आ जाएगा। ठीक ना, क्या आ जाएगा 3/8 आ जाएगा। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चूँकि अब क्या बोल रहा है प्रश्न में कि यह प्रत्यक्ष समानुपाती का प्रश्न है। ठीक ना, प्रश्न से चलेंगे हम फिर, चूँकि बोल रहा है कि भाग का 10वां दिन में करना पड़ेगा, तो हम निकालेंगे चूँकि, इसलिए 5/8 अनुपात 3/8 किसके समानुपात के बराबर होगा 10/x। ठीक, इतना के बराबर। तो एक बार किसके किसके साथ लेकर 5 वाले को हम x के साथ और इसको 10 के साथ लेकर चलेंगे। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो हमारा आ जाएगा 5/8
नोट करते जाइए, इंटू में x हो जाएगा बराबर 3 गुने 10 और बटा में 8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तिरछा तिरछे गुना, तो क्या हो जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा 3 गुने 10 गुने 8 और बटा में 40। अब इसको सॉल्व कीजिए, 10 चौका 40 और 4 दूना 8, कितना आ गया 3 दूना 6, तो राइट आंसर 6 हो गया आपका। चलिए अगला प्रश्न, आप कॉपी पर नोट कीजिएगा तब आसानी से आप समझ सकते हैं। चलिए एगो हम रीजनिंग भी दे दिए हैं, जो क्लर्क वाले हैं उनको भी काम आएगा। शेर से संबंधित जानवर, तो तोता से किसका संबंध हो जाएगा, तोता से पक्षी का संबंध है, तोता एगो पक्षी है दोस्तों। उसके बाद हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम, इन चारों में भिन्न कौन है, कौन भिन्न है, बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस, ये सब डंडा से खेलने वाला है, कैरम जो है उंगली से खेला जाता है, इसलिए चौथा जो है अलग है। समझ गए। चलिए अब मैथ आ जाइए, चूँकि 2 4 6 8 है, तो 8 के बाद क्या होगा 10 होगा, वेरी सिंपल, कितना आसान प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें थोड़ा दम है दोस्तों, ये बनाइए। देखिए किसी वर्ग के भुजा को 5% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, बताइए लोग। देखिए बोल रहा है कि एक भुजा है उसको 50% बढ़ा दिया जाता है। 50% का मतलब समझते हैं ना, 1% का मतलब क्या, 100, परसेंटेज का मतलब 100 है, चूँकि 50% बढ़ाता है तो 100 + 50 कितना हो गया, 150% हुआ, हुआ ना। चूँकि पहले 100 पर था तो बाद में बढ़ाया जाता है 50%, तो 150% हो गया। ठीक, चूँकि ए पर 100 गो था तो 50% बढ़ाया गया, तो हम ए स्क्वायर करेंगे, तो ए स्क्वायर पर क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर यानी 10,000, किसके अनुपात के बराबर, तो 15 का 225, 225 पर 4 गो जीरो, 2 गो जीरो। ठीक, अब इसी का वृद्धि निकाल लीजिए, ठीक ना, वृद्धि निकालेंगे, वृद्धि प्रतिशत क्या हो जाएगा, वृद्धि प्रतिशत निकालिएगा, यहाँ लिख दीजिए वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 225 पर डबल जीरो गुने 100 और बटा 10,000। इसको काट कुट कीजिए, कितना आंसर आ रहा है, काटिए तो 125% राइट आंसर आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि अगर एक बस 3 घंटे में 195 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा एक ट्रेन 4 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो दोनों की चाल का अनुपात होगा, दोनों की चाल का अनुपात क्या होगा। चलिए थोड़ा टफ, देखिए कोई भी परीक्षा होता है ना दोस्तों, तो उसमें एगो दुगो प्रश्न टफ रहता ही है, कुछ प्रश्न आपको आसान रहेंगे, कुछ प्रश्न टफ रहेगा। टफ प्रश्न सभी के लिए टफ होता है, जो क्वेश्चन नहीं बनने वाले होते हैं जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप ही से नहीं बनेगा, सबका वही हाल होता है। जो टफ प्रश्न सबके लिए टफ होता है, हल्का प्रश्न सभी के लिए हल्का होता है। फेल तो आप तब होते हैं कंपटीशन से, तब आप बाहर होते हैं जब हल्का प्रश्न आपसे नहीं बनता है, उसी समय आप बाहर हो जाते हैं। इसलिए छोटी छोटी गलतियों को गलती आप मत करिए, तभी आपसे रिजल्ट होगा। समझ रहे हैं। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बस की चाल निकाल लीजिए, चाल कितना हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, 195/3, काटिए कितना आ रहा है 65 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, 65 किलोमीटर प्रति घंटा। चूँकि ट्रेन की चाल पूछ रहा है तो ट्रेन की चाल निकाल लीजिए, 300/4 हो जाएगा, निकालिए कितना आ रहा है 75 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों का निकालिए, एगो 65 एगो 75 आ गया। ठीक, अब चाल का अनुपात पूछ रहा है तो 65/75 हो गया, आप इसको बाटा में भी लिख सकते हैं, 13×5 = 65 और इसको काटेंगे तो 15, 13:5 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में दिया है 1 नंबर में, तो ही आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चूँकि भाग के एक प्रश्न में भागफल भाजक का 10 गुना है एवं भाजक शेषफल का 7 गुना है, भाज्य क्या है यदि शेषफल 3 है तो क्या होगा। देखिए चूँकि शेषफल दिया है आपका कितना 3, तो भाजक बराबर क्या होता है दोस्तों, भाजक बराबर भागफल गुना, याद है ना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, जो शेष होता है ना, तो हम क्या लिखेंगे 7 गुने 3, क्या हो जाएगा
21 हो जाएगा। चूँकि अब भागफल निकालना है तो अब क्या करेंगे, 21 गुने क्या कर देंगे 10, तो 210 आ गया। ठीक, अब फॉर्मूले पर बैठाइए, भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यानी 21 गुने 210 और प्लस 3। देखिए इसको कितना आ रहा है काट कर, तो 4413 आ जाएगा। ठीक ना, 3 नंबर में राइट आंसर। बस प्रश्न को 1 से 2 बार पढ़िए, आप आसानी से बना देंगे। 10 गुना पूछ रहा था इसलिए हम 10 गुना लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चूँकि दिया है जब -1 को -1 से 100 बार गुना किया जाए तो गुणनफल क्या होगा दोस्तों। बहुत ही मज़ेदार सवाल है, पेचीदा सवाल है, बहुत लोग फंसेंगे इसमें। क्या राइट आंसर होगा, तो माइनस माइनस 200 पहले याद रखिए, माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस होता है, चिन्ह भी प्लस का होता है, आप समझ गए, इसलिए राइट आंसर 1 होगा, सिंपल। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 25 हो जाता है। हटाई गई संख्या क्या है, हटाई गई संख्या क्या है बताइए। चूँकि 5 संख्याओं का औसत पूछ रहा है कितना, 27 है, यदि एक संख्या को हटाया गया तो औसत 25 हो जाता है। ठीक ना, तो बाकी का क्या राइट आंसर होगा। तो देखिए इस तरह का जब भी सवाल मिलेगा क्या करेंगे, 5 संख्याओं का गुणनफल निकाल लीजिए, सॉरी 5 संख्याओं का पहले योगफल निकालेंगे, तो 5 गुने औसत कितना दिया है, 25 गुने बोल रहा है 5 संख्याओं का योगफल निकालना है, तो हम 5 गुने औसत निकालेंगे। चूँकि 5 गुने औसत कितना है 27, तो आपका औसत निकल जाएगा 5 7 35 का 5 यानी 135 आ गया। ठीक ना, 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का योगफल आपका औसत के फॉर्म में निकल गया 135। अब बोल रहा है एक संख्याओं को निकालने के बाद शेष 4 संख्याओं बच जाती है। ठीक, तो 4 संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, 4 गुने 25 यानी 100 आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर बोल रहा है निकाली गई संख्या, चूँकि पहले हमारा कितना है, पाँचों का 135 है, 4 का कितना है 100, इसको घटा दीजिए तो सिर्फ 35 होगा, तो यही आपका क्या हो गया, राइट आंसर 35 हो गया। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 169 वर्ग मीटर है, तो इसकी परिमिति क्या होगी। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 169 वर्ग मीटर है, तो उसकी परिमिति क्या होगी दोस्तों। देखिए चूँकि वर्गाकार खेत की भुजा जो होती है, दिया है 169, भुजा निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल रूट अंडर होता है, तो इसका निकाल लीजिए, भुजा क्या हो जाएगा 169 का वर्ग मूल 13 हो जाएगा। निकल गया ना भुजा निकल गया 13। अब क्या निकालना है आपको, सॉरी क्या निकालना है इसमें, परिमिति। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा, तो 4 गुने 13 कीजिए, क्या हो जाएगा 52 मीटर। क्या हो गया 52 मीटर, ऑप्शन में देखिए 52 मीटर दिया है, यही आपका राइट आंसर हो गया, कुछ है इसमें। उसके बाद है 24 घंटे के प्रारूप में 9:25 PM है, इसको कैसे आप इंडिकेट करेंगे। चलिए ट्रिक बता देते हैं, जब भी इस तरह का समय पूछेगा तो क्या कीजिएगा, समय आप 12 ऐसे फॉर्म में लिखते हैं दोस्तों, 12 के फॉर्म में लिखते हैं, चूँकि प्लस में दिया है क्या 9:25 यानी रात को PM लिखेंगे। ठीक, तो हमारा किस फॉर्म में हो जाएगा ये 21:25, 24 घंटे के फॉर्म में। काउंट कीजिए 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसे वैसे हो जाएगा। ठीक ना, समझ गए 21:25। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दिया है संख्याएं 12.6543 में अंक 6 का स्थानीय मान क्या होगा। बहुत सिंपल, यहाँ पर 6 का स्थानीय मान लिखिए, यहाँ पर 6 लिख दीजिए और गुने 1/10 काटिए, देखिए काट कर कितना आ रहा है, तो 6/10 ही आ जाएगा। ऑप्शन में 6/10 दिया है इसलिए एक राइट आंसर, कुछ है इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका 2 मीटर लंबाई तथा 50 सेंटीमीटर चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। चूँकि आयत का क्षेत्रफल आपको पता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक ना, लंबाई गुने चौड़ाई, चूँकि 2 मीटर वाला पूछ रहा है तो 2 गुने 50 और बटा में 100, 5 दूना 10, 2 और 2 1 2, कितना आ गया 1 मीटर स्क्वायर आ रहा है। देखिए 1 मीटर ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए आपका यही राइट आंसर
हो गया, ठीक ना। तो दोस्तों आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमारे हौसला बढ़ते हैं, अफजाई होता है और हमको ऐसे ही वीडियो बनाने में मदद मिलेगा, ठीक ना। कमेंट कर सकते हैं अगर हमारे द्वारा, देखिए हम भी आप ही की तरह हैं, ठीक ना। हम कोई बड़े यूट्यूबर नहीं हैं और हमारे पास भी बहुत सारे वर्क होते हैं, वो वर्क करने के बाद आप लोग के बीच आते हैं। तो आप चाहते हैं कि हमारा थोड़ा सा सपोर्ट हो तो आप अपना सुझाव दे सकते हैं। अगर हमारे द्वारा कुछ कमी हो रही है तो आप ज़रूर अपना सुझाव दीजिएगा, हम ज़रूर परिवर्तन करेंगे। और हम लोग एक परिवार हैं यूट्यूब पर, हम लोग का एक, जैसे आप लोग घर में रहते हैं हम लोग यूट्यूब पर भी एक फैमिली की तरह हैं, ठीक ना। अगर आप परिवार समझकर पढ़ेंगे, दोस्त समझकर पढ़ेंगे तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और आप ऐसे आकर कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी सोचेंगे नेगेटिव वगैरह, तो थोड़ा अजीब लगता है। उस पीरियड में आपका भी बुरा होगा, मेरा भी बुरा होगा, ठीक ना। तो ऐसा नहीं सोचना है। आप किसी का मदद नहीं कर सकते हैं तो उसको गिराने का कोशिश भी मत कीजिए, उसका टांग मत खींचिए, ठीक ना। आप मदद कीजिए, आप एक मदद करेंगे तो आपका 10 गुना कहीं से ना मदद हो जाएगा, ठीक ना। पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है दोस्तों कि आप जितना बांटेंगे उतना फैलेगा। अगर आपसे कोई तेज़ है या कोई कमज़ोर है तो उसका मदद कीजिए, ये नहीं मन में छल कपट मत रखिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बहुत हो गया। जो टॉपर हैं हमारे उनका हम नाम अनाउंस कर देते हैं, रोशन और सोनम सिंह। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। देखिए हम सिर्फ जो रैंक 1 आएगा उन्हीं का हम नाम लेते हैं, ठीक ना। टॉपर का ही नाम लेते हैं, जो सेकंड थर्ड करते हैं हम, सॉरी माफ़ कीजिएगा, हम नाम नहीं ले पाते हैं, ठीक ना। आप टॉप कीजिए तभी हम नाम लेंगे। चलिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए और हम लोग फिर मिलेंगे शाम को 5 बजे स्टैंड बीपीएससी यूट्यूब पर। आप जुड़िएगा, टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, आधा घंटा पहले लिंक मिल जाएगा लाइव क्लास का। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें।